मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका 9वां वीडियो है। बच्चों इस समय मैं आपको सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा हूं। और बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LCR सर्किट के बारे में। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर आपको सर्किट थ्योरी के पिछले वीडियो सारे देख रखे हैं और सारा कंसेप्ट आता है तो फिर आज के वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट में, वो टॉपिक चल रहा है सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है टॉपिक है। और आज मैं आपको इसका जो है लास्ट वीडियो बना करके दे रहा हूं, जिसका जो है टॉपिक है सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता यह है कि हमारे पास एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। बच्चों उसको हम सीरीज में कंबाइन करके जो है एक अल्टरनेटिंग EMF के अक्रॉस उसको जो है जोड़ देते हैं। तब हमारा क्या कंसेप्ट निकलता है वो बच्चों हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक देखिए इस तरीके से रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर और फिर बच्चों हमारे पास इंडक्टर इस तरीके से है। इसको हमने सीरीज में जोड़ा और सीरीज में जोड़ने के बाद जो है बच्चों उसको हमने एक अल्टरनेटिंग EMF के अक्रॉस इस तरीके से अटैच कर दिया। और बच्चों अल्टरनेटिंग EMF है E=E0 sin ओमेगा t। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों ये हम करेंगे, ये देखिए R है, ये C है, ये L है, किसी को भी कहीं लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों, इसको सीखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको सीखने के लिए आपको प्योर, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और बच्चों प्योर इंडक्टिव सर्किट का कंसेप्ट बिल्कुल आना चाहिए। इसके अलग अलग वीडियो आपको बना करके मैंने दिए हैं और ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। और बच्चों इसके बाद 2 वीडियो और आए थे हमारे, वो था सीरीज LR सर्किट, ठीक है, सीरीज LR सर्किट। और बच्चों उसके बाद था हमारा सीरीज CR सर्किट। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है इसका कंसेप्ट हमको पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही बच्चों इसको पढ़िएगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है तो बच्चों सबसे पहले वो इसको देख लें, इसका जो है कंसेप्ट समझ लें और इसके न्यूमेरिकल कर लें, उसके बाद LCR सर्किट बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अगर आप जो है इसको किए बगैर जो है तब इसको आप करेंगे तो आपके बात हो सकता है ना समझ में आए या हो सकता है बिल्कुल ना समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है आगे की बात को आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हमारा टारगेट क्या होता है, इसको पढ़ने का, इसको करने का टारगेट क्या होता है बच्चों। इसका टारगेट होता है बच्चों कि हमारा जो है फाइनल, ठीक है, नोट कर लीजिए, सर्किट में जो फाइनल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है वो निकालना पड़ता है बच्चों। और बच्चों जो होता है कि सर्किट में हमारा फाइनल जो करंट चलता है वो कितना चलता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट होता है। इसमें जब हम ये सब एलिमेंट्स लगाते हैं तो ऐसा भी होता है कि करंट और वोल्टेज आगे पीछे होता है, मतलब साथ साथ नहीं चलता। तो बच्चों कितना ये करंट वोल्टेज एक दूसरे से लैग या लीड करता है
वो हमको देखना पड़ेगा, और किस फेज एंगल से लीड करता है वो हमको देखना पड़ेगा। वही बच्चों इसका टारगेट होता है। और बच्चों एक फाइनल रेजिस्टेंस होता है इसका, इस सर्किट का एक फाइनल रेजिस्टेंस होता है, उसको बच्चों हम यहां पर बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, जो बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और इस सर्किट का फाइनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों हमारा इम्पीडेंस कितना होता है वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, यही पूरे हमारा सर्किट थ्योरी का जो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है वो ये होता है। अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या कंसेप्ट होता है, वो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले बच्चों आपको ये तीनों चीज बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, इसका कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, तभी ये आप कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों अब जो है मैं आपको प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव जो हमारे सर्किट थे अल्टरनेटिंग करंट के क्रॉस, उसका जो है रिजल्ट निकाल के आपको दिखा देता हूं, फिर एलसीआर पे आ जाएंगे। क्या करना है, इसके रिजल्ट को इसमें कट कॉपी पेस्ट कर देना है, हमारा जो है पूरा कंसेप्ट निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो है हम जो है उसको देखते हैं, और फिर इसके बाद जो है यहां पर जो है करेंगे कट कॉपी पेस्ट इंडिविजुअल सर्किट की थ्योरी को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो है प्योर रेजिस्टिव का जो है लिखते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकला था वो, फिर उसके बाद तो देखिए क्या था, प्योर, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखिए क्या था कि हमने एक जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया, और इस रेजिस्टेंस को बच्चों एक जो है यहां पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया था रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो आया था V=V0 साइन ओमेगा टी, और बच्चों जो करंट आया था वो करंट आया था I=I0 साइन ओमेगा टी। और बच्चों क्या हुआ था, यहां पर जो V0 आया था वो आया था I0R। इतनी चीज कहानी हमारी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में निकली थी। और बच्चों इसका जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इसका फेजर डायग्राम भी बनाना सिखाया था और बना के बताया था। तो इसका फेजर डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, ये देखिए क्या था, ये हमारी एक जो है रोटेटिंग वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है, और बच्चों ये जो पूरी लेंथ होती है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था V0, और बच्चों इसी के साथ हमारा करंट था जिसकी ये लेंथ थी I0, और इसका जो फेज एंगल था वो था ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी लिखा है वो बच्चों एंगल था यहां पर किसी मोमेंट पे, और बच्चों जो कि करंट और वोल्टेज का दोनों सेम था, तो दोनों साथ साथ बने। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया था। यहाँ पर ओमेगा टी हमारा फेज एंगल था। ठीक है, ओमेगा टी क्या है, ये हमारा फेज एंगल था। फेज एंगल क्या होता है ये आप इस वीडियो में जाइए देख लीजिए। इसके बाद बच्चों हमारा आया था प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, और उसमें क्या था कि हमने एक इंडक्टर इस तरीके से लिया था, और इस इंडक्टर को जो है ऐसे जो है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस जो है हमने लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या था, इसमें हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था वो आ रहा था I=I0 साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज आया था वो आया था V=V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस जो है π/2। बच्चों इस तरीके से आया था। इसमें क्या था कि हमारा जो है करंट जो है वो वोल्टेज से जो है पीछे था π/2 फेज एंगल से। ठीक है, करंट हमारा वोल्टेज से पीछे था π/2 एंगल से। इस तरीके से हमारा क्या था, इसमें देखिए एक लिख लीजिए, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, सर्किट वो करंट लैग्स, ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज
ठीक है, वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2। देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए फेज एंगल होता है, ये जो इसके साथ लिखा है फेज एंगल है, इसमें हमारा जो है फेज एंगल वोल्टेज का ज्यादा होता है और करंट का फेज एंगल π/2 कम होता है। इसलिए बात कही जाती है कि करंट जो है हमारा वो जो है वोल्टेज से लैग करता है, मतलब पीछे चलता है π/2 फेज एंगल से। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से इसका कंसेप्ट था। और बच्चों इसमें जो हमारा फेजर डायग्राम बना था देखिए कुछ इस तरीके से बना था, इसको देखिएगा। ये देखिए हमारे पास करंट हो गया था I0, ठीक है, और बच्चों ये हमारा जो है इसका फेजर था किसका, V का, और बच्चों ये π/2 आगे था और ये हो गया ओमेगा टी। देखिए क्या हुआ, ये करंट का फेजर डायग्राम था, करंट यहां था तो वोल्टेज यहां था, इतना आगे था π/2 एंगल से। ठीक है, π/2 एंगल से ज्यादा था। और बच्चों इसमें एक चीज और निकल के आई थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहां पर था बच्चों V0 जो था वो था बच्चों I0 इंटू XL। ठीक है, एक्सएल जहां पे था, एक्सएल की जो वैल्यू थी वो थी ओमेगा एल, और इसको बच्चों हम लोग कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसी के बाद आपको एलसीआर समझ में आएगा। अब बच्चों क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या था कि हमने एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस तरीके से लगा दिया, और ये हो गया E=E0 sin ओमेगा टी, और ये हो गया C इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें देखिए करंट हमारा ऐसे चलेगा I=I0 sin ओमेगा टी, लेकिन वोल्टेज जो है वो बच्चों हमारा इसमें जो है फेज एंगल π/2 से जो है पीछे हो जाता है। ठीक है, पीछे हो जाता है। और बच्चों यहां पर लिखते हैं इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होता है वो होता है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2। बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से निकल गया था। इसमें देखिए वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो ω2 - π/2 है, इसका ω/t है, मतलब इसका फेज एंगल जो है कम है π/2, यानी वोल्टेज पीछे चलता है, करंट आगे चलता है, और बच्चों π/2 फेज एंगल से जो करंट है वो हमारा लीड करता है। इसका मतलब ये हुआ। और इसका जो हमारा जो बना था फेजर डायग्राम वो देखिए कुछ इस तरीके से बना था, इसको देख लीजिए। ये हमारे पास ऐसे हो गया, ये हमारे पास हुआ करंट I0, ये ω/t, और वोल्टेज का जो है फेजर ऐसे आया था, यह था V0, और बच्चों इसके बीच का एंगल था हमारा π/2। ठीक है, इसके बीच का एंगल था π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक नया टर्म आता है, वो आता है हमारा जो है V0, वो होता है I0 इंटू XC। यहाँ पर बच्चों XC था 1/ωc, और इसको बच्चों हम लोगों ने बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, इसके इस कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, इसके डायग्राम पे पकड़ होनी चाहिए, और इसके फेजर डायग्राम को पता होना चाहिए। और बच्चों ये जो होता है V0, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो था V0 I0R था, लेकिन यहाँ पे V0 जो है I0 XL था, यहाँ पे V0 जो है I0 XC है। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। उसी के बाद आपको ये एलसीआर सर्किट कायदे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें फेजर डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फेजर डायग्राम और ये फेजर डायग्राम आप नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको दोबारा लिखूंगा, पूरी कहानी को मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन अब मैं लिखूंगा एलसीआर सर्किट के साथ। ठीक है, अब मैं एलसीआर सर्किट के साथ लिखूंगा। तो बच्चों अब हम आते हैं एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट पे आते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो मैंने लिखवाया था इसको जो है वीडियो थोड़ा सा पीछे करके रोक करके पूरा नोट कर लीजिएगा। वैसे जो लोग अच्छी तरह गंभीरता से पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों करना क्या है, हम क्या करते हैं,
अब आते हैं सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट पे आते हैं और बच्चों फिर उसकी कंसेप्ट लिखते हैं। और सीरीज का मतलब है कि इसमें सीरीज का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है? सीरीज का कंसेप्ट होता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा जो है एलिमेंट सीरीज में लगे होते हैं तो उसमें हमारा करंट तो सेम चलता है लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा डिफरेंट हो जाता है। ये सीरीज का कंसेप्ट है, वही हम लगाएंगे। तो बच्चों चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए अब सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा हेडिंग हो गई। अब बच्चों आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी के इस YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक चाहिए तो क्या करिए, आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए और मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है, मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालिए और मेरा नाम डाल दीजिए। यूट्यूब पे आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा डाल दीजिए। ठीक है, आप जो है उसको जो है पढ़ सकते हैं तुरंत। उसके साथ जो है आप जो है नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप जो है केमिस्ट्री का या कोई भी मैथ का टॉपिक के साथ मेरा नाम जब डालेंगे आदर्श अग्रवाल तो वीडियो तुरंत आपके सामने आ जाएगा और आप उसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज LCR सर्किट। ठीक है बच्चों, तो हमने टॉपिक डाला सीरीज LCR सर्किट। देखिए क्या हुआ कि हमने 3 एलिमेंट लिए, एक L, एक C, एक R। ठीक है, उसको सीरीज में लगाया। बच्चों ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया, ये आ गया R। ठीक है, ये देखिए आ गया C और ये आ गया बच्चों हमारे पास L। इसको हमने जो है सीरीज में लगाया और इस सीरीज में लगाने के बाद इसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग EMF जो है ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अल्टरनेटिंग EMF को हमने लिखा तो अल्टरनेटिंग EMF है हमारा E=E0 sin ओमेगा t। ये हमने EMF मेंटेन किया इसके अक्रॉस। अब देखिए यहां पर बच्चों लगा है रेजिस्टेंस, यहां लगा है कैपेसिटेंस, यहां लगा है इंडक्टेंस। अब देखिए सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि किसी भी टाइम हमारा जो करंट जाएगा वो सब में बराबर जाएगा लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस अलग अलग होगा। यही होता है सीरीज। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है लेकिन वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। चलिए सीरीज में देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा अलग डेवलप होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। बच्चों देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने सपोज किया कि वो हमारा VR डेवलप हुआ ऐसे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो हुआ VC। ठीक है, और बच्चों इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो हुआ VL। ठीक है, ऐसे अलग अलग वोल्टेज डेवलप होगा लेकिन करंट सब में सेम जाएगा। ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए बच्चों सब में हमारा क्या क्या जो है कितना कितना हमारा करंट जा रहा है, कितना कितना वोल्टेज जा रहा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और बच्चों वो लिखेंगे उसी बेस पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले नोट करिए वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट कितना होगा। देखिए वोल्टेज हमारा डेवलप हुआ VR, ये होगा बच्चों V0 अक्रॉस R और ये आएगा साइन ओमेगा t, ऐसे यहां डेवलप होगा। और बच्चों मैंने आपको बताया कि प्योर रेजिस्टेंस में हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलता है। तो बच्चों यहां पर करंट जो डेवलप होगा वो करंट होगा बच्चों हमारा I0 साइन ओमेगा t। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो ये निकल के आती है, इसको नोट कर लीजिए, वो ये होगा कि यहाँ पे होगा V0 = I0 R।
ठीक है, ये कहानी हमारी बनेगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसके बाद हम नोट करेंगे वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस हमारा कैपेसिटेंस लगा है, तो पहले कैपेसिटेंस हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये लगा है हमारा सीरीज में, तो बच्चों करंट इसमें वही जाएगा जो इसमें है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ करंट लिखते हैं, तो करंट हमारा आ गया I = I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इतना ही करंट हमारा जा रहा था रेजिस्टेंस में, तो इतना ही उधर से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसका जो कहानी होती है, किसकी कहानी होती है, इसकी कहानी होती है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में होता है कि हमारा जो होता है वोल्टेज जो है, या हम ऐसे कहें कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाई, ठीक है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2, बाई फेज एंगल π/2, ये होता है। मतलब क्या होता है कि करंट हमारा आगे होता है, वोल्टेज पीछे चलता है। तो बच्चों देखिए वोल्टेज जो है वो हमारा पीछे हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे V0C, VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस बराबर V0C मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और क्या आ जाएगा बच्चों हमारा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए ये हमारा पीछे हो गया, ठीक है, वोल्टेज हमारा फेज एंगल π/2 से पीछे हो गया करंट से, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी निकल के आती है वो आती है हमारी V0C। तो V0C होगा बच्चों, वो होगा हमारा I0XC, ठीक है, जहां पर बच्चों हमारा XC होता है 1/ωc। ये बच्चों हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होगा। और बच्चों तीसरी बात आएगी हमारी, ये दूसरी बात हो गई। अब बच्चों देखिए यहाँ पे तीसरी बात आएगी इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस के अक्रॉस में कीजिए वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस इंडक्टेंस। तो बच्चों देखिए करंट हमारा जो रेजिस्टेंस में जा रहा था वही कैपेसिटर में जाएगा और वही इंडक्टर में जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, जो करंट होगा वो होगा हमारा I = I0 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से वही करंट जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है बच्चों कि इंडक्टर में हमारा जो है करंट पीछे चलता है। तो बच्चों देखिए यहां पे लिखिए करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि करंट हमारा π/2 एंगल से जो है पीछे चलता है, किससे, वोल्टेज से। तो बच्चों यहाँ जो वोल्टेज की हमारी जो बनेगी वो होगी VL और वो होगी बच्चों V0L, और ये आएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखिए करंट यहाँ पे π/2 एंगल से पीछे है, फेज एंगल से, यानी कि वोल्टेज हमारा आगे है। और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो V0L होगा वो होगा I0XL, जहां पर बच्चों XL की वैल्यू होती है ओमेगा, ठीक है। ये बच्चों हमारी कहानी होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडिविजुअल इसके अक्रॉस, अब इंडिविजुअल इसके अक्रॉस। अब देखिए क्या होता है, इसमें होता यह है कि ये सारे एक ही सर्किट में लगे हैं, वो भी सीरीज में लगे हैं। अब इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों इसमें वोल्टेज डेवलप हो गया। वो वोल्टेज देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, और करंट सब में सेम चलेगा क्योंकि ये सीरीज में लगा है। अब देखिए क्या होता है कि सब एक दूसरे से कहते हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो, मतलब वोल्टेज के अक्रॉस कहते हैं कि वोल्टेज भैया हमारे हिसाब से चलेगा। ये इससे कहता है, ये इससे कहता है, ये इससे कहता है, सब लोग यही कहते हैं कि हमारे हिसाब से वोल्टेज होना चाहिए। तो किसी के हिसाब से वोल्टेज नहीं होता, वोल्टेज अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। तीनों लोग मिलकर के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और सर्किट का एक फाइनल वोल्टेज बनता है, ठीक है, सर्किट का एक फाइनल वोल्टेज बनता है। अब कहानी क्या होती है यहाँ पर कि जो सर्किट का फाइनल वोल्टेज बनेगा वो कितना होगा, वही अब हमको निकालना है,
ठीक है, वही हमको निकालना है बच्चों। तो देखिए हम जो है इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके सबसे पहले बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे और बच्चों फिर दिखाएंगे कि एडजस्टमेंट वोल्टेज का कैसे होता है अलग अलग कंडीशन में, और वहीं पे हमारा एलसीआर सर्किट का जो है थ्योरी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होता है, मैं इस पूरी कहानी को यहाँ पे छोटा छोटा दोबारा लिखता हूँ जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, और बच्चों फिर बनाता हूँ फेजर डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों चलिए पहले हम इसको नोट कर दें यहाँ पे। ठीक, नोट कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 3 चीज लगी है LCR। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखते हैं हम। तो रेजिस्टेंस में देखिए हमारा क्या निकल के आया, वही चीज लिख रहा हूं दोबारा। तो आया VR इक्वल टू V0R साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहां पर बच्चों जो आया हमारा V0 वो आया बच्चों I0R, इस तरीके से आ गया बच्चों। उसके बाद आया हमारे पास जो है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा क्या हुआ, कैपेसिटर में हुआ VC लिखेंगे, और VC हो गया बच्चों हमारा V0C। ठीक है, VC हो गया हमारा V0C साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और बच्चों करंट इसमें सेम रहेगा, वो आएगा I0 साइन ओमेगा टी। और बच्चों यहां पर जो है हमारा V0C आया, वो आया बच्चों I0, ठीक है, XC, जहां पर बच्चों XC है हमारा 1/ωc ये आया। और बच्चों फिर उसके बाद आया हमारा इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस क्या हुआ, वो आया VL इक्वल टू V0L साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस पाई बाई 2, और बच्चों यहाँ पे क्या हुआ प्लस पाई बाई 2, और करंट जो आया करंट सेम रहेगा I0 साइन ओमेगा टी। और बच्चों यहाँ पर एक चीज निकल के आई कि V0L जो था हमारा वो था हमारा I0, ठीक है, I0 XL, जहां पर XL जो है वो है बच्चों 1, वो है हमारा ओमेगा है। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने अभी आपको बताई है, वो यहाँ पे मैंने देखी। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि इसमें हमारा बनेगा फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों, फेजर डायग्राम बनेगा और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमारी जो है क्या रिजल्ट भी होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फेजर डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। फेजर डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की कहानी बनाऊंगा। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा हुआ इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम बनेगा। ठीक, इसके बाद फेजर डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में देखिए ये हो गया V0R, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये हुआ, और बच्चों इसी में हमारा I0 आ जाएगा। ठीक है, I0 सेम है, तो बच्चों इसका जो एंगल आया वो आया ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों जो है यहां से पाई बाई 2। ठीक है, देखिए क्या होता है, इंडक्टर जो है पाई बाई 2 आगे है वोल्टेज में। तो बच्चों ये जो हमारा होगा ये होगा V0L। ठीक है, ये पूरा देगा और ये पाई बाई 2 ऐसे आएगा। ठीक है, ये आ गया पाई बाई 2, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों कैपेसिटर का हम वोल्टेज बनाएंगे, वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है, तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये आ गया V0 अक्रॉस कैपेसिटर, और बच्चों इसका जो है हमारा आया, ये आया पाई बाई 2। ठीक है, ये देखिए पाई बाई 2, ये बच्चों फेजर डायग्राम हुआ। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम हो गया, ये इंडक्टर का हो गया, ये कैपेसिटर का हो गया। ठीक है, और यहीं से कहानी आप समझ में आती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इसको मैं बिगाड़ करके दोबारा लिखूंगा क्योंकि इसकी डायग्राम 2-3 बनेंगे और फिर हम देखेंगे। तो बच्चों ये इनिशियल स्टेट में हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बनता है, इसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। अब देखिए इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं लिखने के लिए। ठीक, अब देखिए यहां पर होगा एडजस्टमेंट। तो देखिए क्या होता है कि इसके बीच में पूरा 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इंडक्टर के वोल्टेज में और जो है कैपेसिटर के वोल्टेज में पूरा 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां देखिए 3 कंडीशन बनेंगी हमारी। ठीक है, 3 कंडीशन बनेगी। एक तो बच्चों होगा कि हमारा जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दूसरा होगा वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस
इंडक्टर है वो लेस देन है इस पे, ठीक है, इसके हिसाब से। और तीसरा होगा कि ये दोनों हमारा बराबर है, ठीक है। यहां पर बच्चों ये 3 कंडीशन बनेगी और इसी को हमको स्टडी करना पड़ेगा, इसी के ऊपर सारी कहानी हमारी निकल के आएगी। देखिए क्या होता है, वोल्टेज देखिए हमने यहाँ पे पहले लिख रखा था, ठीक है, तीनों पे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जब हमारा वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, मैक्सिमम वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा है मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस से, तो क्या होता है। तो हम बच्चों यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं V नॉट एल, ठीक है, V नॉट एल है। तो बच्चों ये हो गया हमारा I नॉट एक्सएल इज ग्रेटर देन I नॉट एक्ससी, ये निकला यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, हम एक एक को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए I नॉट से I नॉट कट गया हमारा। तो बच्चों पहली कंडीशन आई जब हमारा एक्सएल है ग्रेटर देन एक्ससी से, ठीक है। दूसरी कंडीशन में है कि हमारा I नॉट एक्सएल इज लेस देन I नॉट एक्ससी। बच्चों I नॉट से I नॉट कट गया तो हमारा आ रहा है एक्सएल इज लेस देन एक्ससी। और बच्चों फिर यानी कंडीशन आएगा जिसमें I नॉट एक्सएल है वो इक्वल है I नॉट एक्ससी के। तो बच्चों हमारा आता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमारी बनती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहीं से सारी कहानी जो है स्टार्ट होगी। जो कंसेप्ट एलसीआर का आया है आपके सामने वो अब आया है, और इसके अभी बच्चों अलग अलग फेजर डायग्राम बनेंगे, ठीक है। अलग अलग फेजर डायग्राम तीनों के बनेंगे अलग अलग, और तीनों पे कंसेप्ट निकल के आएगा। मुश्किल से 10 मिनट का जो है कहानी बची, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या आएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जब एक्सएल हमारा एक्ससी से बड़ा हो जाता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस इज बड़ा हो गया इससे, ठीक है। और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या होता है कि इसमें से इसको हम घटा देंगे, देखिए अपोजिट है घट जाएगा। और बच्चों यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। पहला केस ले रहे हैं, ठीक है, पहला केस ले रहे हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास, ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे पास कि ये VL जो है वो VC से बड़ा है। तो हमारा फेजर डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये R वाले साहब ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया I नॉट। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है ये बड़ा है इससे, और ये डिपेंड करेगा हमारा एक्सएल और एक्ससी पे। इसमें से घट जाएगा, मतलब ये हमारी एक कंडीशन क्या बनेगा। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ पूरा, इसको नोट कर लीजिए, बिगाड़ दे रहा हूँ। तो बच्चों हमारा जो पहला कंडीशन बनता है, पहली कंडीशन जो बनती है वो बनती है बच्चों हमारा एक्सएल जो है वो एक्ससी से बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी आएगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो बच्चों यहां पर हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें से हमने ये घटा दिया तो हमारा जो है जो बचा वो इतना बचा, ठीक है। अब बच्चों ये जो आया हमारे पास ये आया V नॉट, ठीक है, V नॉट L माइनस सी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों एक वोल्टेज ये बचा, दूसरा वोल्टेज ये बचा। अब इनके बीच में होगा एडजस्टमेंट, और बच्चों इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, वो देखिए ऐसे हमारा निकल के आएगा। और बच्चों ये जो होगा हमारा ये होगा V नॉट, और ये बच्चों फाइनल सर्किट का V नॉट होगा। कॉम्बिनेशन तीनों के कॉम्बिनेशन का V नॉट होगा, और करंट से इसका फेज एंगल आएगा वो आएगा इतना। इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों ये जो आएगा हमारा ये होगा हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी, इस तरीके से कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये वाला। और बच्चों ये फेज एंगल आएगा, ठीक। जब ये कंडीशन बनती है बच्चों हमारी, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन बनती है तो देखिए हमारा जो वोल्टेज होता है सर्किट का वो लीड कर रहा है करंट से, ठीक है, वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा है इधर, ठीक है, और करंट हमारा वही चलेगा। तो देखिए क्या होगा, जो करंट हमारा चलेगा वो चलेगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी,
ठीक है। और बच्चों जो हमारा वोल्टेज आएगा V इक्वल टू वी नॉट और बच्चों यहां पर जो आएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब क्या हो, फाइव जो है फेज एंगल से रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा ज्यादा है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये बच्चों हमारी यहाँ पे कहानी निकल के आई। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए हमारा जो है वी नॉट कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों वी नॉट जो होगा, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम वी नॉट होगा वो बच्चों आएगा हमारा वी नॉट अक्रॉस आर। ठीक है, हम इसको वेक्टर सम करेंगे वी नॉट अक्रॉस आर प्लस, ठीक है, यहां पे हमने किया वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ऐसे आ जाएगा, ये एक साथ आएगा। ठीक है, ये वेक्टर सम की तरह जोड़ेंगे। ये हालांकि एसएचएम का सम है लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर सम की तरह आता है, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। बच्चों हम साथ साथ में लिखते जा रहे हैं, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, वी नॉट जो आएगा, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा आई नॉट आर, लिखा था थोड़ी देर पहले, प्लस, ठीक है, ये था हमारा आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, इस तरीके से आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी ऐसे आ गया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, यहां से जो है हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस जो आया था आई नॉट, ठीक है, आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी का जो है इस तरीके से स्क्वायर। ये बच्चों इस देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, देखिए ये तो हमारी बनेगी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन बनेगी, करंट की और वोल्टेज की, जब हमारा जो है एक्सएल एक्सी से ज्यादा है। ठीक है, और ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा किसका, वी नॉट का। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहां पे जो निकल के आ रहा है उसको मैं यहां लिखता हूं, तो देखिए क्या होगा, वी नॉट, ठीक है, क्या हुआ, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, मैं इस डायग्राम को अभी दोबारा बनाऊंगा, बिगाड़ देता हूं क्योंकि जो रिजल्ट निकल रहे हैं इसको लिखना जरूरी है, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, जो वी नॉट आया वो आ गया बच्चों आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका इस तरीके से अंडर, ये आ गया बच्चों। अब देखिए हमने क्या हमने एक कंडीशन ली, जब हमारा एक्सएल एक्सी से ज्यादा है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस जो है हमारा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट हमारा ये निकल के आएगा। और उसके बेस पे हमने देखा कि सर्किट में जो आ रहा है वोल्टेज वो करंट से लीड कर रहा है, तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आई। फिर बच्चों हमने वी नॉट की वैल्यू निकाली, तो वी नॉट की वैल्यू बच्चों हम निकालने हैं एक वेक्टर सम के मेथड से। ठीक है, होता है ये एसएचएम का सम है लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर सम के फार्मूले से आ जाता है, इसलिए लगाया। तो बच्चों हमारा जो वी नॉट निकल के आया वो ये निकल के आया। अब देखिए यहां से जो हमारा आई नॉट निकल रहा है इसको देखिएगा, आई नॉट हो गया हमारे पास, वो निकला वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का अंडर। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या निकल के आया बच्चों, ओम्स लॉ को याद करें तो बच्चों ओम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर। देखिए ऐसे ही कुछ है, आई नॉट इक्वल टू V बाई दिस। ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस सर्किट के, फुल सर्किट के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और बच्चों ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है लेकिन इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस और डिनोट करते हैं जेड से। तो देखिए क्या हुआ, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड हो गया, जहां पर बच्चों जेड है हमारा इम्पीडेंस। क्या है, जेड है हमारा इम्पीडेंस, और जेड को बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और ऊपर इसके टांग देंगे हम अंडर रूट। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन पूरी नोट कर लीजिए, जब हमारा एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो हमारा जो है एक्सएल माइनस एक्सी हमारा रिजल्टेंट निकलेगा। देखिए यही निकला, और फिर हमने इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल दिया जो यहां से फाई एंगल जो है आगे होगा,
और बच्चों यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ गया। ये सब नोट कर लीजिए, सब काम की चीजें, सब रिजल्ट है हमारे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, अब हम जरा इसको बिगाड़ रहे हैं, फिर फाइनल रिजल्ट लिखेंगे एक बार फिर से, और फिर थोड़ा सा बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा देखिए, अब देखिए ये हमारा आ गया इम्पीडेंस, और इसका भी जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बच्चों हम निकालेंगे फाई, तो फाई हम दो फॉर्म में निकालेंगे, एक तो निकालेंगे tan फाई, तो tan फाई कितना आ रहा है, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए हो गया tan फाई हो गया हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ठीक है। यार बच्चों दूसरे हिसाब से लिखें, पहले हम दूसरे हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। ये आया हमारा VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, ऐसे हो गया, ठीक। V या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, V नॉट L V नॉट C, और ये बच्चों होगा हमारा V नॉट R, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू आई I नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट जो है R, ठीक है। देखिए आई नॉट कट गया, तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और बच्चों यहां से tan फाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसको जरा आप प्रेम से यहाँ नोट कर लीजिए कि हमारा जो फेज एंगल आएगा उसका टेंजेंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। इसको नोट कर लीजिए, फेज एंगल निकालने में काम आता है। अब बच्चों फेज एंगल हम कॉस के फॉर्म में भी निकालते हैं, तो बच्चों कॉस के फॉर्म में जो है फेज एंगल निकालते हैं, देख लीजिए क्या होगा, कॉस फाई बच्चों हमारा आया, वो देखिए यहाँ पे क्या आया, कॉस फाई जो आएगा वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटनिस, ठीक है। तो बेस देखिए हमारा कितना है, बेस है हमारा P नॉट R और हाइपोटनिस है V नॉट, देख लीजिए ऐसे V नॉट है। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां से देखिए V नॉट जो होगा वो होगा I नॉट जेड, यहां से देखिए निकल गया। अब देखिए V नॉट R है I नॉट R और V नॉट है I नॉट जेड, ठीक है। तो बच्चों I नॉट से I नॉट कट गया, तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया cos फाई इक्वल टू R बाई जेड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला फेज एंगल का और आ गया, इसको बच्चों आप यहां पे लिख लीजिए, cos फाई इक्वल टू वो आया हमारे पास जो है R अपॉन जेड, जहां पर जेड है हमारा R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक। ये देखिए हमारी कहानी ऐसे बढ़ती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसे पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है, उसको लिखने के बाद हम बात आगे की करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात हम आगे की करेंगे, देखिए यहां से हमारा जो आ रहा है वो लिखा है V नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड, यानी जेड बराबर हो गया V नॉट बाई आई नॉट, ठीक है। और बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था VRMS इक्वल टू V नॉट बाई रूट टू, यानी यहां से V नॉट हो गया VRMS रूट टू, और बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था IRMS इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, यानी यहां पे आ रहा है हमारा आई नॉट इक्वल टू IRMS रूट टू, ठीक है। अब बच्चों V नॉट ये आया है, आई नॉट ये आया, इसको हम यहां रखते हैं, तो आ गया देखिए VRMS रूट टू बटे IRMS रूट टू जेड, रूट टू से रूट टू कट गया, तो जेड की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ तब का जब हमारा जो है इंडक्टर में वोल्टेज कैपेसिटर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कंडीशन ये है कि इंडक्टर में वोल्टेज हमारा कैपेसिटर से ज्यादा हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन बनेगी जब कैपेसिटर में वोल्टेज हमारा इंडक्टर से ज्यादा हो रहा है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। उससे पहले जो हमारा जो पूरा समरी निकला है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूं, और फिर जो है आप उसको नोट कर लीजिए, उसी के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा क्या चीज ज्यादा और क्या चीज कम है, ठीक है बच्चों। तो चलिए जो अब हमारा जो है कंडीशन वन, केस वन हमारा जो बन रहा है, नोट करिए केस वन क्या है हमारा,
जब इंडक्टर में वोल्टेज हमारा ज्यादा है किससे, कैपेसिटर से, यानी कि XL इज ग्रेटर देन XC। तो देखिए हमारा क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज आएगा हमारा वो आएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे आएगा। जहां पर फाई हमारा निकलेगा tan फाई के फॉर्म में, और फाई जो आएगा बच्चों वो हमारा आएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई जो है R, और cos फाई के फॉर्म में हमारा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बच्चों हमारा, वो निकल के आएगा R बाई जेड, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R अपॉन, ठीक है, R अपॉन आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये कहानी हमारी निकल के आ गई, और इसका एक इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इस पे टर्नी का अंडर। ये पूरी कहानी होती है। और जेड की एक फार्मूला और आएगा, वो होगा V नॉट बटे आई नॉट, या हम इसको इस तरीके से जेड इज इक्वल टू VRMS बटे IRMS। ठीक है बच्चों, ये हमारी तब की कहानी हुई जब हमारा XL XC से बड़ा है। ठीक, अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन, जब हमारा जो है XC जो है वो XL से बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो वाली कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं जब हमारा XC XL से बड़ा हो जाता है। तो बच्चों यहां पर डालिए केस 2, ठीक है, केस सेकेंड, व्हेन जो है हमारा क्या हुआ, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि XC इज ग्रेटर देन हमारा XL हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, है यहां पर क्या होगा उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन उस कंडीशन में देखिए पहले हमारा जो फेजर डायग्राम बना था वो ऐसा बना था, मैं इसको बिगाड़ दूंगा थोड़ी देर बाद। फेजर डायग्राम जब बना था वो देखिए ऐसे था। ठीक है, ये हमारा आई नॉट हो गया था, और ये था बच्चों हमारा V नॉट अक्रॉस R, और ये हमारा इस तरीके से था, और ये हमारा इस तरीके से था। ये था हमारा V नॉट अक्रॉस L, और ये था हमारा V नॉट अक्रॉस C। ये π/2 इधर था, और ये यहां से π/2 इधर था, और ये हमारा ओमेगा टी था। अब क्या हो रहा है कि ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चों लीडिंग वोल्टेज इधर होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, घट जाएगा और आएगा V नॉट C माइनस V नॉट जो है L, वो इस तरफ आएगा। तो बच्चों जो घटने के बाद जो फेजर डायग्राम बनेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बनाते हैं। देखिए वो हमारे पास ऐसा आएगा कुछ, ठीक है, वो देखिए वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ये आ गया। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकलेगा वो ऐसे आएगा, और इसकी वैल्यू होगी V नॉट C माइनस V नॉट L, ऐसे आएगा बच्चों। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें से इसको जब घटाया गया तो बच्चों हमारे पास ये बचा। ठीक, अब चलिए उस पर करते हैं हम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन किया तो बच्चों इसने कहा कि तुम इधर हो, उसने कहा तुम इधर हो, तो दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला। और बच्चों जो इस कंडीशन में जो सर्किट में नेट वोल्टेज आया वो देखिए क्या हुआ, वो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया, और ये देखिए ऐसे आया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए ये एंगल आएगा फाई का, और ये जो लेंथ हमारी डिनोट कर रही है ये V नॉट होगी उस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज इन द सर्किट, ये आ गया। और बच्चों ये जो होगा ये हमारा होगा V नॉट L माइनस V नॉट C माइनस V नॉट L। ठीक है, V नॉट C माइनस V नॉट L, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, तो बच्चों देखिए कंडीशन हमारी क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो हमारा है ज्यादा है इंडक्टर से, तो ये हमारी कहानी बनती है। अब देखिए यहां पर हम चीजें निकालेंगे, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, करंट की इक्वेशन हमारी वही रहेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों जो हमारा वोल्टेज होगा वो V नॉट साइन ओमेगा टी
-5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब हमारा वोल्टेज जो है 5 फेज एंगल से पीछे चल रहा है करंट से। ठीक है, ये इस तरीके की हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गई। अब देखिए यहां पर क्या हम निकालेंगे, यहां पर बच्चों हम निकालेंगे tan phi। ठीक है, tan phi, तो tan phi होगा हमारा V0 C माइनस V0 L डिवाइडेड बाई V0 R। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan phi निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, वो ये आया। बच्चों V0 C जो है वो है I0 XC और ये है I0 XL। ठीक है, डिवाइडेड बाई I0 R। तो बच्चों जो हमारा tan phi आएगा वो आ जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। ये हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया है tan phi का फेज एंगल का। इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए। तो आ गया tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हम phi को cos के टर्म में भी निकालते हैं। ठीक है, cos के टर्म में भी हम निकालते हैं बच्चों। तो cos के टर्म में जब हम phi निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यह आएगा cos phi और बच्चों ये देखिए आएगा, वो आएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है बच्चों, तो cos phi आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, वो है बच्चों V0 R और हाइपोटेन्यूज है हमारा V0। अब बच्चों यहाँ पे कहानी पैदा ये होती कि V0 हमारा कितना है। ठीक है, क्योंकि V0 R तो हमें पता है, I0 R है, लेकिन V0 हमारा कितना है ये पता करना। तो अब हम देखिए इसको पता करेंगे। तो कैसे पता करते हैं इसको देखिए। देखिए ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, इनके बीच का एंगल हमारा 90 है और बच्चों ये फाइनल इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो बच्चों हमारा ये SHM में ऐड हो रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे हम वेक्टर सम करते हैं दो वेक्टर्स का। तो उसी से हम बच्चों निकालेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, V0 जो आएगा हमारा, V0 आएगा वो आएगा V0 R का वेक्टर सम प्लस V0 C माइनस V0 L का वेक्टर सम, ऐसे आएगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे तो आएगा हमारे पास, देखिए V0 R कितना है, I0, ठीक है, R प्लस V0 क्या है, C क्या है, I0 XC माइनस I0 XL, ऐसे इसको करेंगे। ये आ गया बच्चों V0। ठीक, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा V0 स्क्वायर R बराबर I0 R का स्क्वायर प्लस I0 XC माइनस I0 XL का स्क्वायर। बच्चों यहां पे जब हम करेंगे तो आ जाएगा I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XC माइनस XL का स्क्वायर और ये आ जाएगा V0 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि V0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर रखते हैं, V0 स्क्वायर आ गया बच्चों हमारा I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे जो आएगा वो आ जाएगा V0 इक्वल टू I0 R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और ये हमारे पास इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। जैसे अभी किया था बिल्कुल वही काम हमने किया है। हमारे पास रिजल्ट अब इस तरीके से निकल के आया, फाइनल इक्वेशन भी निकल के आई। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो निकल के आया वो देखिए, इसको लिखिए। ठीक, जो आया हमारे पास वो निकल के आया V0 इज इक्वल टू I0 R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और उसका हो गया अंडर रूट। बच्चों जब हम करंट निकालेंगे I0 तो आ जाएगा हमारा पास V0 अपॉन R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये आ गया। यहां से हम इसको यहां लेके लिख दिया, ये इस तरीके से प्रोसीड कर दिया हमने। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब बच्चों देखिए क्या होगा कि फिर वही बात कि हम यदि हम ओम से लागू याद करें तो V इक्वल टू IR था, तो I इक्वल टू V बाई R। अगर इसको देखें I इक्वल टू V बाई R तो I इक्वल टू V बाई R, यानी ये नीचे वाला टर्म हमारा काम कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। और बच्चों इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो बच्चों ये हो जाएगा V0 बाई Z
आई नॉट हो गया ये, और जहां पे जेड है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है, उसका अंडर रूट, और बच्चों इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अब बच्चों ये हमारे पास कहानी आ गई। अब यहां से देखिए एक चीज आपकी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है वी नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा निकल के आया, बिल्कुल सिमिलर है बच्चों जैसा अभी हमने किया था जब हमारा एक्सेल एक्सिस से बड़ा था, बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें टर्म्स थोड़े से हमारे बदल जाते हैं, फेज एंगल वगैरह बदल जाता है। ये हमारे पास आ गया, इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये हमारा इम्पीडेंस आ गया, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो बच्चों जेड आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे आ गया, ठीक है। और हमारे पास ये निकल के आया। अब बच्चों हम cos फाई निकाल रहे थे, याद करिए cos फाई निकाल रहे थे, वो हमारी वी नॉट फंस गई थी। देखिए वी नॉट हमको मिल गया, तो अब हम cos फाई निकालते हैं यहां से, ठीक। cos फाई निकालेंगे तो बच्चों देखिए किस तरीके से आएगा। देखिए ये हो गया हमारे पास आई नॉट आर डिवाइडेड बाई आई नॉट जेड, ये आ गया हमारे पास cos फाई, ठीक है, cos फाई। और बच्चों देखिए क्या होगा कि जब हम यहां से आई नॉट से आई नॉट कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, जहां पे जेड है इम्पीडेंस, उसकी वैल्यू ये है, ठीक। तो बच्चों ये हमारी जो है कहानी पूरी कंप्लीट हो गई। और बच्चों अब देखिए हमारा कंक्लूजन जो निकल के आया, वो कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं और फिर हम बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए जब हमारा एक्सेल जो एक्सिस से बड़ा होता है तो हमारी इस तरीके से करंट का इक्वेशन बनता है और वोल्टेज का इक्वेशन बनता है। और बच्चों यहां पर बच्चों हमारा जो फेज एंगल आता है वो बच्चों हमारे पास इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। और बच्चों जो cos फाई आता है वो आता है r बाई जेड, ऐसे आता है, जहां पर बच्चों जेड है होता है हमारा वी नॉट बटे आई नॉट, इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस बटे आई आर एम एस। और बच्चों जेड की एक इक्वेशन और आती है, वो आती है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। जैसी हमने अभी कहानी कही थी उसके ही सिमिलर है, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। बोलिए इन दिस कंडीशन क्या होगा, इन दिस कंडीशन, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, या हम ऐसे कहें करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, ठीक है, फेज एंगल फाई, जहां पे फाई हमारा ये है। ये बच्चों हमारे दो केस कंप्लीट हो गए। एक हुआ केस 1 जिसमें हमारा जो है VL VC से बड़ा था, अब इसमें यहाँ VC VL से बड़ा है। अब बच्चों तीसरा केस आता है जहां पे दोनों बराबर है, ठीक है। बच्चों अब हम तीसरा केस देखेंगे जहां पर दोनों बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है। उसके बारे में हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा जो कि अगला वीडियो होगा, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगला क्या होता है। अब देखिए हमारा केस 3 बनता है, ठीक, केस 3 हमारा थर्ड केस है, जब हमारा क्या है कि V नॉट अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू V नॉट अक्रॉस इंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि I नॉट XC इक्वल टू I नॉट XL, और बच्चों हो जाता है हमारा XC इक्वल टू XL, ठीक है। देखिए फेजर डायग्राम हमारा कैसा था, वो ऐसा था, ठीक है। ये था V नॉट R, ये था I नॉट, और बच्चों ये हमारे पास ऐसे था, ये हमारा था V नॉट L पाई बाई 2 इधर से ज्यादा, और बच्चों ये था V नॉट C पाई बाई 2 इधर से कम, और इधर था ओमेगा T। जब बच्चों ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बच्चों जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारा सर्किट में केवल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा और ये दोनों खत्म हो जाएंगे।
इनका इंडक्टेंस का कैपेसिटर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट बिहेव्स like a pure resistive सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, और उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास जो सारे रिजल्ट थे वो देखिए किस तरीके से निकल के आएंगे। जो करंट होगा वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो इंपीडेंस होगा वो बच्चों हमारा हो जाएगा आई नॉट आर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, जो इंपीडेंस होगा वो बच्चों हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा वो बच्चों आई नॉट आर हो जाएगा। फेज एंगल की कोई मीनिंग नहीं बचेगी। बच्चों जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। ठीक है, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। ठीक है, और बच्चों इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस इन LCR सर्किट। ठीक है, रिजोनेंस इन LCR सर्किट। बच्चों इसकी कहानी अलग है और इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जो कि इस वाले वीडियो के जस्ट बाद वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको यहीं पे रोकते हैं कि रिजोनेंस इन LCR सर्किट क्या होता है, इसकी एक कहानी है, इससे हमारी तमाम चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रिजोनेंस इन LCR सर्किट, नेक्स्ट वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, यहां पर बच्चों एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है हमारा 1/ओमेगा सी। ठीक है, और ओमेगा होता है बच्चों 2πf, जहां एफ होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि रिजोनेंस की कहानी में हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो था LCR सर्किट का जो था वो पूरा हमारा जो थ्योरी पार्ट था जिसको मैंने अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको बात समझ में आई होगी। अब बच्चों हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, और मैं सिर्फ इसके 2 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, और 2 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो कि पूरी कहानी जो है LCR सर्किट के जितने भी टाइप के हमारे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो उसमें समेटे होंगे। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है LCR सर्किट का, और बच्चों ये एक सिंगल क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट समेटे हुए है। मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और 2 क्वेश्चन पूरे गागर में सागर है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें फुल कंसेप्ट और हर टाइप का जो है क्वेश्चन LCR सर्किट का आ जाता है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए बच्चों, हमारे पास एक LCR सर्किट है जिसमें R की वैल्यू, C की वैल्यू और L की वैल्यू हमको दे रखी है, और उसमें बच्चों हमारा एक जो है इफेक्टिव ये रखा हुआ है, हमारा AC सर्किट लगा हुआ है, और इससे इफेक्टिव करंट हमारा इतना बढ़ रहा I = 10 sin 100t। ठीक है, हमको निकालना है XL, XC, Z, फाई, V0, VT, VRT, VLT, VCT, इतनी चीजें हमें निकालनी है। इसके बच्चों सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखिए हमको निकालना है XL। तो XL निकालने से पहले हम बच्चों देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमको R दे रखा है, वो दे रखा है 3 ओम, ओमेगा नहीं 3 ओम, और C दे रखा है हमको 500 माइक्रोफेरेड, यानी कि अगर हम इसको फेरेड में बदले तो 500 × 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा, और L है बच्चों हमारा 0.16 हेनरी। इस तरीके से है। अब बच्चों यहाँ पर इसको देखेंगे तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है I = 10 sin 100t। बच्चों इसको अगर हम इसे कंपेयर करें I = I0 sin ω-t से, तो यहां से बच्चों हमको I0 की वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है 10 एम्पियर की, और बच्चों ओमेगा की वैल्यू मिल रही है, वो हमको मिल रही है 100 रेडियन/सेकेंड की। देखिए इस तरीके से हमारे सामने सारी वैल्यूज आ गई। अब बच्चों हमें देखिए क्या क्या निकालना है, हम एक एक करके निकालते जाते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना है एक्सएल। तो बच्चों देखिए एक्सएल क्या होता है, देख लीजिए एक्सएल होता है हमारे पास ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा हमारा कितना है 100 और एल हमारा कितना है 0.16। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ओम का हमारा एक्सएल निकलेगा। इसको हम यहां नोट कर देते हैं, यह आ गया हमारा 16 ओम, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगली वैल्यू हमारी एक्ससी। तो देखिए एक्ससी बच्चों क्या होता है, एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, ये आ गया। तो 1/ओमेगा हमारा कितना है, वो है 100 और इंटू सी हमारा कितना है, वो है बच्चों 500 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2/5, ठीक है। कुल मिलाकर के ये आ जा रहा है 100/5 और ये आ रहा है हमारा 20 ओम। तो एक्ससी की वैल्यू हो गई बच्चों 20 ओम। चलिए एक्ससी की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास 20 ओम। अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए हमको दो वैल्यूज मिली, दोनों को हम देखते हैं और फिर यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। एक वैल्यू आई हमारे पास, एक वैल्यू आई बच्चों हमारे पास एक्ससी, ठीक है, एक्ससी जिसकी वैल्यू आई है 20 ओम और फिर आया बच्चों एक्सएल जिसकी वैल्यू आई हमारी 16 ओम। देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा एक्ससी जो है ग्रेटर देन है एक्सएल, यानी ये एलसीआर सर्किट जो होगा ये बिहेव करेगा कैपेसिटिव सर्किट की तरह, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें जो हमारा जो लगेगा कंसेप्ट वो लगेगा एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल वाला, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट मतलब क्या हुआ, इसमें जो होगा हमारा करंट जो है वो होगा लैग करेगा बिहाइंड वोल्टेज से, ये सॉरी लैग नहीं करेगा, लीड करेगा। कैपेसिटिव में हमारा लीड करता है करंट, इसमें करंट हमारा जो है करंट लीड द वोल्टेज, ठीक है, बाई एंगल फाई। यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो हमारा करंट जो है वो लीड करेगा किसको, वोल्टेज को करेगा फाई एंगल से, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें निकालना है, अब ये इस कंसेप्ट के साथ जो है हम आगे की करेंगे बात, ठीक है। इस कंसेप्ट के साथ हम आगे की करेंगे बात। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, हमारा होता है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज एंगल फाई। बच्चों ये हमारा कंसेप्ट होता है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इस पे इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक। अब बच्चों अगला है हमको निकालना है जेड, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जेड कितना आता है और कितना निकलता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए क्या हुआ, जेड निकालेंगे। जेड होता है इम्पीडेंस जिसकी वैल्यू होती है R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और ये बच्चों आ जाएगा ऐसे अंडर रूट। देखिए हमारा XC बड़ा है इसलिए मैंने पहले रखा, XL छोटा है। अब देखिए क्या हुआ, R है हमारा 3 ओम 3 स्क्वायर प्लस XC है हमारा 20 ओम माइनस 16 ओम का स्क्वायर, इस तरीके से। और ये आ गया बच्चों, ये आ गया जेड। तो बच्चों आ गया, ये देखिए कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 9 प्लस 16 अंडर रूट। तो देखिए हमारे पास जेड आ गया 5 ओम, ठीक है। तो इम्पीडेंस जो आया वो बच्चों हमारा आ गया सिंपल था 5 ओम, ठीक। अब बच्चों देखिए हमको यहां पर जो चीज निकालनी है हम उसकी करते हैं बात। बच्चों अगला पॉइंट है हमारा फाई। अब बच्चों देखिए फाई दो तरीके से निकल सकता है। tan फाई बराबर आएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। पहले तो हम ऐसे निकाल देंगे। तो बच्चों देखिए XC है हमारा 20 और XL है 16 और R है हमारा 3। तो बच्चों ये आ गया बच्चा 4/3 tan फाई, ठीक है। तो फाई आ गया बच्चों हमारे पास tan इनवर्स 4/3। दूसरा फॉर्मूला था फाई निकालने का, होता है cos फाई, वो सिंपल होता है, वो होता है हमारा R/Z। तो बच्चों हमारे पास R कितना है, R है हमारा 3 और
जेड है हमारा 5। ठीक है, ये आ गया। देखिए कितने आराम से निकलता जा रहा है। बस बच्चों फार्मूले कंसेप्ट दोनों हमको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5। अब बच्चों चाहे ये हो चाहे ये हो, यहां से बच्चों वैल्यू आती है जो एंगल की, वो आती है 53 डिग्री। तो बच्चों फाई हो गया सिंपल सा हमारा, वो हो गया 53 डिग्री। अब बच्चों हमें निकालना है अगला पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा इस सर्किट का V0 कितना होगा। देखिए अब लिखा है V0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था Z = V0/I0। ठीक, अब देखिए V0 यहां से निकलेगा, वो निकलेगा I0 × Z। तो देखिए क्या हुआ, I0 है हमारा 10 एम्पियर और Z आया है 5 ओम। तो बच्चों V0 हो गया हमारे पास 50 वोल्ट। ठीक है, V0 हो गया 50 वोल्ट। तो बच्चों हम यहां पे निकाल देंगे V0 जो कि आ गया 50 वोल्ट। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली बात। अब बच्चों आया है V at any time t। अब यहां पर देखिए LCR का कंसेप्ट हमें लग जा रहा है। V at any time t बच्चों, ये हमारा जो है इसमें x L हमारा नहीं, XC हमारा बड़ा है। ठीक है, XC जो है बड़ा है XL से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, करंट जो है वो हमारा जो है लीड करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज। ठीक है, यही कंसेप्ट था। बाय फेज एंगल फाई, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए करंट की जो इक्वेशन बन रही है वो बच्चों बन रही है हमारी I = 10 sin 100t, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए इसमें क्या है कि ये करंट आगे है, वोल्टेज पीछे चलेगा इसमें। तो बच्चों देखिए क्या होगा, वोल्टेज की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी V = V0 sin, ठीक है, ωt-5। इस एंगल से देखिए हमारा जो है वोल्टेज पीछे चलेगा, करंट आगे चलेगा, तभी करंट हमारा लीड करेगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां पर वैल्यू रख देनी है। तो देखिए आ गया V0 हमारा भी निकला 50, ये आ गया 50। साइन का साइन रहेगा, ओमेगा है हमारा 100, टाइम हो गया t, -5 आया है 53 डिग्री। बच्चों ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सी बात है, इसको हम यहां लिख देंगे V at any time of the circuit = 50 sin 100t - 53। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर जो अगली बात पूछी गई है वो पूछी गई है इंडिविजुअल हमारा वोल्टेज कितना रेजिस्टेंस में होगा, कितना इंडक्टेंस में होगा और कितना कैपेसिटेंस में होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एक करके निकालना है हमको। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस में ही हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें करंट हमारा कितना चला, करंट चला I = 10 sin ωt, सॉरी 100t लिखा है, 10 sin 100t। अब बच्चों इसको अगर हम कंपेयर करें I = I0 sin ωt से, तो बच्चों यहां पर देखिए रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगाएंगे। रेजिस्टेंस में जो करंट का फेज होता है वही फेज होता है बच्चों हमारा वोल्टेज का, यही इसका कंसेप्ट है। तो बच्चों जो हमारी वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी रेजिस्टेंस में वो होगी VR at any time t = होगा V0, ठीक है, V0 अक्रॉस R और साइन ωt। अब बच्चों देखिए V0 हमारा कितना होगा, V0 होगा बच्चों हमारा I0R और ये आएगा साइन ωt। हमको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रखना है। I0 हमारा 10, R है हमारा 3 और साइन बच्चों साइन है और ओमेगा है हमारा 100 और टाइम ऐसे हो गया। तो बच्चों ये आ गया हमारा 30 साइन ωt, ये बच्चों आ गया VRT। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज किसी भी टाइम पे वो हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ओमेगा 100 था तो 100t ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा आ गया। इसके बाद 30 साइन, ठीक है, 100t। ठीक, अब बच्चों अगला है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, अब चलिए वोल्टेज अक्रॉस
इंडक्टेंस हम लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमारा कितना होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, इसमें करंट दिया। अब सीरीज में क्या होता है, करंट सब में बराबर जाएगा। तो बच्चों करंट हमारा जो जाएगा इंडक्टेंस में वो हमारा इतना ही जाएगा। वो कितना होगा, I = 10 sin ओमेगा, यानी 100 दिया हुआ है 100t, इतना ही करंट सब में जाएगा। अब बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे, I = I0 sin ओमेगा t से कंपेयर करेंगे। अब बच्चों इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है, कंसेप्ट यही यूज होता है, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है, करंट से आगे रहता है वोल्टेज। तो बच्चों इसके कंपैरिजन में कितना आगे रहता है, π/2। तो इसके कंपैरिजन में जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम आएगा वो आएगा बच्चों V0 sin ओमेगा t प्लस π/2। बस यही इसका आंसर होगा बच्चों। काम होगा हमारा V0 अक्रॉस इंडक्टेंस निकालने का, वो बच्चों होगा हमारा I0 XL और ये आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस π/2। देखिए ऐसे आएगा और ये आएगा VL अक्रॉस t। देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए I0 जो होता है, I0 हमारा ये दिया हुआ है हमको 10, सबकी वैल्यूज अब रखनी है, कुछ नहीं करना है। ये आ गया 10। एक्सेल देखिए कितना है, एक्सेल है हमारा 16। तो बच्चों ये आ गया हमारा 16, ठीक। 16 के बाद बच्चों देखिए कितना आया, यहां पर जो निकल के आ रहा है साइन, ठीक है, साइन। और देखिए ओमेगा है हमारा 100t प्लस π/2, ये बच्चों आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो आया है वो आया 160 साइन 100t प्लस π/2। देखिए इस तरीके से आया और ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से नोट कर देंगे, ये आ जाएगा 160 साइन 100t प्लस π/2। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट रह गया, और लास्ट पार्ट क्या है वो देखिए, वो है हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t। तो बच्चों अब देखिए हम क्या निकालेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है, हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है, एट एनी टाइम t। ये आ गया बच्चों। जो हमारा करंट सर्किट में जा रहा है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे I = 10 साइन 100t, ऐसे हो गया। और बच्चों अब देखिए यहां पे क्या होगा, हमारा जो करंट है इसको हम ऐसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में। तो I = I0 साइन, ठीक है, I = I0 साइन, ठीक है, ओमेगा t। अब बच्चों इन कैपेसिटर, ठीक है, करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है, बाय फेज एंगल π/2। मतलब अगर जनरल फॉर्म में लिखे इसको देख करके तो बच्चों हमारे पास होगा V अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम। तो वो बच्चों होगा हमारा V0 अक्रॉस कैपेसिटर और ये आएगा साइन ओमेगा t माइनस π/2। ये आएगा बच्चों, यही मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। और V0 की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों I0 XC और ये आ जाएगा साइन ओमेगा t माइनस π/2, इस तरीके से। तो I0 की वैल्यू देखिए कितनी है, वो है हमारी 10। XC की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वही थी 20। और बच्चों साइन ऐसे आ गया, ओमेगा की वैल्यू है 100 तो हमने 100 लिख दिया, टाइम माइनस π/2। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो बच्चों आ गया VC एट टाइम t इक्वल टू 200, ठीक है, 200। और बच्चों ये आ गया हमारा साइन 100t माइनस π/2। बच्चों ये देखिए इसका हो गया आंसर। इसको भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये हो गया 200 साइन 100t माइनस π/2।
अब बच्चों ये सारा जो है कंसेप्ट जो पूछा जाता है वो मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है समेट के रख दिया और आपको समझना हो गया इसको आसान। अब बच्चों सिमिलर ही एक और क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको करंट दे रखा है, उसमें हम वोल्टेज देंगे और करंट निकालेंगे, तो देखते हैं बच्चों कि हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है जैसा हमने पिछले कराया था, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक अंतर है कि हमने जो है यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमने करंट दे रखी थी और हमें वोल्टेज निकालना था, इसमें वोल्टेज दे रखा है, तो हमको जो है सर्किट में करंट निकालना है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये है कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, इसमें एल, सी और आर की वैल्यू हमको दे रखी है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सएल, एक्ससी, जेड, फाई, आई नॉट मैक्सिमम करंट और आई एट एनी टाइम टी, वी अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी, सी कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज एट एनी टाइम और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एट एनी टाइम। ये हमारा जो है बच्चों क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दे क्या क्या रखा है। तो देखिए बच्चों, हमको देख रखा आर हमको दे रखा है 300 ओम। ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है हमको 100 माइक्रोफेरेड, तो बच्चों ये हो गया हमारा 100 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, यानी हो गया 10⁻⁻4 फेरेड। सिंपल सा यहाँ लिख दीजिए। और एल हमारा दे रखा है 5 हेनरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अगला जो हमको इक्वेशन दे रखा है, वो दे रखा है v = 50 साइन, ठीक है, साइन 100t प्लस 53। ये हमारा जो है बच्चों वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज जो पूरा सर्किट में होगा उसका इक्वेशन ये है। यहां से बच्चों हमको दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए अगर हम इसका कंपेरिजन करें, v = v0 साइन ओमेगा टी प्लस जो है 5 से, ठीक है, प्लस 5 से अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो बच्चों जो है हमारा जो V0 आ रहा है, वो आ रहा है 50 वोल्ट। और बच्चों जो हमारा जो ओमेगा आ रहा है वो आ रहा है 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, हो सकता है फाई अलग हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब बच्चों फाई हम निकालेंगे तभी उसके डिसीजन पे पहुंचेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हमको एक एक चीज निकालनी है, हम निकालते जाते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं। सबसे पहले है एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है हमारा 100, एल कितना दे रखा है हमको 5, तो बच्चों कितना हो गया 500 ओम। ये हो गया बच्चों एक्सएल, तो एक्सएल हो गया हमारा 500 ओम। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा एक्ससी। एक्ससी होता है 1 ओमेगा सी, और देखिए क्या हुआ 1 ओमेगा हमारा कितना है 100 और सी कितना है 10⁻⁻4। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कैलकुलेटर पे 100 ओम। तो बच्चों एक्ससी जो हो गया वो हो गया 100 ओम, तो एक्ससी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 100 ओम। ठीक है बच्चों, अगला देखिए हमारे पास है जेड। अब जेड के लिए थोड़ा सा बच्चों हमको रुकना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए एक्ससी आया है हमारा 100 ओम और एक्सएल आया है हमारा 500 ओम। यहां पर देखिए एक्सएल जो है वो हमारा एक्ससी से बड़ा है, तो हमारा जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है, करंट होता है वो लैग करता है, लैग्स बिहाइंड, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। इसको नोट कर लीजिए, यही से कंसेप्ट हमारा लगता है। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक्सएल एक्सिस से बड़ा है तो ये कंसेप्ट हमारा इसमें लगेगा। अब बच्चों सबसे पहले हमें निकालना है इम्पीडेंस जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू आएगी बच्चों R² प्लस एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल पहले लिखेंगे माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर ऐसे अंडर रूट। तो बच्चों देखिए आर जो आया हमारा वो आया 300 का स्क्वायर, एक्सएल आया है हमारा 500 माइनस ये आया 100 स्क्वायर, इस तरीके से, और बच्चों अंडर रूट। इसको बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300 का स्क्वायर प्लस
400 का स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट इस पे लगेगा, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 500 ओम। जेड की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, वो आ गई बच्चों 500 ओम। इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा जो आता है यहाँ पर कहानी निकल के, वो अगली आती कि हमारा फेज एंगल कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो फेज एंगल देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं, हम निकालते हैं ऐसे, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो एक्सएल की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 500 और एक्सी है 100 डिवाइडेड बाई ये आ गया 300, तो बच्चों आ गया ये 4/3। tan फाई की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। और बच्चों यहां पर देखिए हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो था हमारा cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू होती है बच्चों r/z। r की वैल्यू है 3 और z 300 और z की वैल्यू है 500, तो बच्चों हमारा आ गया 3/5। ये आ गया बच्चों हमारे पास cos फाई। तो बच्चों फाई की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 3/5। अब बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि cos इनवर्स 3/5 जो होता है वो हमारा होता है 53 डिग्री। तो हमारा फाई की वैल्यू आ गई यहां पर 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम चलते हैं आगे, और अगला जो हमारा पार्ट है वो है कि हमको निकालना है आई नॉट, ठीक है। आई नॉट निकालना है, तो बच्चों हम निकालते हैं आई नॉट। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था z इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई जेड, और वी नॉट हमारा कितना आया है, वी नॉट है हमारा 50 और जेड है हमारा 500। तो करंट हो गया बच्चों हमारा आई नॉट 0.1 एम्पियर है, इसको नोट कर लीजिए, ये आ गया बच्चों 0.1 एम्पियर, ठीक। अब चलिए यहां तक तो हमारी माइन्यूट कैलकुलेशन थी, सिंपल वाली। अब बच्चों एलसीआर का कंसेप्ट हम अगले 4 पार्ट को करने में लगाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे पास जो फाइनल वोल्टेज सर्किट का है वो ये है, इसको लिख लीजिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए V इज इक्वल टू 50, ठीक है, साइन, ठीक है, 100t प्लस 53 ऐसे आ गया, ठीक है। और बच्चों अगर देखा जाए तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हमारा एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है तो करंट जो होता है लैग्स बिहाइंड, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2, नहीं सॉरी π/2 नहीं फाई, ठीक है, फाई से ये जो हमारा पीछे जो है लैग करेगा, ठीक। अब देखिए यहां पर जो हमारा करंट बनेगा वो बनेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब बच्चों इसी में हम बच्चों यहां पर रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, आई हो गया, आई नॉट की वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारी, आई नॉट की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर, वो आई है 0.1, तो 0.1 रख दिया साइन। अब ओमेगा टी जो बच्चों होगा वो देखिए पूरा होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर दोनों को कंपेयर करें तो पूरी कहानी ओमेगा टी को कह रही है, तो इसकी जगह हम पूरा ये रखेंगे, तो 100t प्लस 53 ऐसे आ गया, और बच्चों माइनस फाई हमारा कितना आया, वो 53 आया, तो उसमें से हम इसको 53 घटा देंगे। तो बच्चों जो हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई एट एनी टाइम टी वो आई 0.1 साइन 100t, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी एट एनी टाइम टी, इसको नोट कर लीजिए। तो करंट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू होगा 0.1 साइन 100t, ये बच्चों हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 पार्ट, और नेक्स्ट 3 पार्ट बच्चों जो होगा बहुत इजी है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों सबसे पहले है हमारा वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है एट
एनी टाइम टी। तो बच्चे वो आर टी हो गया बच्चों, ये हमें निकालना है बच्चों। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा करंट कैसे चल रहा है। तो करंट की जो वैल्यू है एट एनी टाइम टी, ठीक है, करंट एट एनी टाइम टी वो बच्चों है हमारा यहां पर, वो है हमारा 0.1, ठीक है, 0.1 साइन 100 टी ऐसे है। और बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमारा सेम फेज में चलता है करंट के, ठीक है, करंट के सेम फेज में चलता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा V एट एनी टाइम टी, वो आएगा हमारा V नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी, यही आएगा बच्चों। V नॉट की वैल्यू आएगी I नॉट R साइन ओमेगा टी, और बच्चों I नॉट की वैल्यू है 0.1, R की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 300, ये आ गया साइन और ये आ गया 100 टी। तो वैल्यू आ गई 30 साइन, ठीक है, 100 टी, तो आ गया हमारा वी आर एट टी। ये बच्चों हमारी आई इक्वेशन वोल्टेज एट एनी टाइम अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसको यहां नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 30 साइन 100 टी, ठीक है। अब बच्चों अगला पार्ट है हमारा कि हमारा जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो बच्चों अब देखिए हम इसको करेंगे। तो बच्चों हमारा हो गया, अगला हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। अब देखिए करंट हमारा कैसे चल रहा है, करंट हमारा चल रहा है I इक्वल टू 0.1 साइन 100 टी ऐसे चल रहा है। अब बच्चों क्या होता है कैपेसिटर में कि जो होता है हमारा, ठीक है, हमारा होता है करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2, इंडिविजुअली में पाई बाई 2 से वो लीड करेगा, यानी हमारा जो वोल्टेज होगा वो पीछे होगा। तो वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी, वोल्टेज की जो इक्वेशन बनेगी Vc एट एनी टाइम टी, वो बनेगी हमारी V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू रखनी है। तो बच्चों ये जाएगा I नॉट एक्सी, ठीक है, V नॉट अक्रॉस C जो हमारा होगा I नॉट एक्सी, और ये आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों क्या होगा, I नॉट की वैल्यू हम रखेंगे, ये आ गया 0.1, एक्सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 100, ठीक है, ये आ गया साइन ओमेगा हमारा 100 टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों हमारे पास जो आया वो आया Vc t इज इक्वल टू 10 साइन 100 टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों ये हमारी आई फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी आई फाइनल इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर ये आया 10 साइन, ठीक है, 100 टी माइनस पाई बाई 2। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट बचा है, वो होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम टी। तो बच्चों हम देखिए यहां पर फिर से इसी काम को करेंगे, और देखिए क्या होता है यहां पर, ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, हमारा निकालना है वोल्टेज अक्रॉस जो है इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी। वो देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, अब हम निकालते हैं। तो बच्चों करंट हमारा सर्किट में ऐसे चल रहा है। अब बच्चों क्या होता है इंडक्टर में, क्या होता है इन इंडक्टर, ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड, इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई, ठीक है, बाई फेज एंगल पाई बाई 2। मतलब क्या होता है करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलता है फेज एंगल पाई बाई 2 से। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वोल्टेज ऐसे आ जाएगा एट एनी टाइम टी, वो हो जाएगा V नॉट साइन, ठीक है, साइन, और आएगा हमारा ओमेगा टी, ठीक है, प्लस पाई बाई 2, ठीक है, इसमें प्लस होगा, देखिए इसमें प्लस है तो करंट हमारा पीछे हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिएगा
V इज इंडक्टर एट एनी टाइम t, वो होगा बच्चों I नॉट XL, और ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमको करना क्या है, सबकी वैल्यू रखनी है। I नॉट है हमारे पास 0.1, XL हमारा कितना है, ये है 500, ठीक है। साइन ये हो गया हमारे पास ओमेगा 100t माइनस पाई बाई 2, ऐसे हो गया बच्चों। तो देखिए क्या हो गया, 50 साइन 100t माइनस पाई बाई 2। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से इसका इक्वेशन आ गया बच्चों। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। 50 साइन 100t माइनस प्लस पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। ये देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाए हैं। और इसमें बच्चों एक में हमने क्या है, इफेक्टिव वोल्टेज दे रखा है इसमें कि हमारा फाइनल वोल्टेज पूरे सर्किट में कितना होता है, तो हमें करंट और बाकी वैल्यूज निकालनी थी। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने इफेक्टिव करंट दे रखा था आपको, और उसमें वोल्टेज और बाकी वैल्यूज निकालनी थी। बच्चों जितने भी क्वेश्चन एनसीआर सर्किट में बनेंगे वो बच्चों उसमें सारे क्वेश्चन ये समेटे हुए 2 क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, अपने क्लास के बच्चों से डिस्कस करिएगा, अपने टीचर से कंसल्ट करिएगा, तो आप धाकड़ हो जाओगे एनसीआर सर्किट में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में रिजोनेंस के कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।